एनसीए में जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो हमारे प्रिंसिपल ने प्रॉपर हमें बोला था कि आपने अगर फेल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने मेहनत की फेल होने के लिए। लाहौर में ना भूखा रहता था, क्योंकि उस टाइम हमारे घर वालों ने, गांव में ना ये मशहूर था कि लाहौर में लोग चीज़ों में नशा डाल के खिलाते हैं। इधर अम्मा मेरी एडमिशन पे आई ना, उसने हाफ कपड़ों में लड़कियां देखी, वो तो तौबा तौबा करने लग गई। 2 साल तो घर वालों को मनाने में लगे कि यार वीसीडी कंजरों की फील्ड नहीं है। घर वालों को नहीं पता कैमरा का, तो उनको लगता है ये गंदी ही चीज़ें शूट करेंगे। बस मैं धक्के खा के। तो मैं चाहती थी मेरी लाइफ ना ऐसे मज़े की हो। वहाँ तो भाई एनसीए की एडमिशन की दौड़ में पड़ी हुई है। How NCA is different from other universities when it comes to like creative process. हम जो सोचते हैं ना कि आर्टिस्ट पढ़ते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Assalamualaikum, welcome back to Muffled Minds. NCA as an institute पाकिस्तान में बहुत मशहूर है in terms of creating artists. Plus I think NCA जो है more than artist create करता है, वो movement different culture भी even के आपका drive through होता है through NCA. Being from a technical background, मैंने हमेशा like curiosity होती है ना बंदे को कि how an institute works. For example मैं अगर था किसी यूनिवर्सिटी में like for technical, इसके process different होते हैं, but I always had a curiosity कि एक आर्टिस्ट का जो सारा पाथ होता है how they, क्योंकि एक आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में अगर जा रहा है ना तो वो एक हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को फिर से अब रीन्यू कर रहा होता है। तो आई ऑलवेज हैड द क्यूरियोसिटी कि वो किस तरह है, और इसको आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक दोस्त हैं फ्रॉम एनसीए। ही हैज़ सर्वाइव एनसीए, पास आउट हो चुके हुए हैं, और आज इनसे डिस्कस करना है बेसिकली द होल जर्नी और हिज जर्नी टुवर्ड्स द आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोसेस। तो मेरे साथ आज मुताहिर मंजूर हैं फ्रॉम एनसीए। ही रिसेंटली ग्रेजुएटेड। मुताहिर भाई क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं ठीक हूँ जनाब, आप सुनाएं। बेहतरीन चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली मुझे इन्वायरमेंट से भी इन्फोर्समेंट मिली कि तुम्हारा दिमाग टेक्निकल है, वैसे भी है। तुम्हारे साथ कोई इसी तरह था कि आउटसाइड फोर्सेस तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं टू गो फॉर आर्टिस्ट साइड रादर देन अ टेक्निकल साइड? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड साइंसेस से था, हाँ तो आर्ट्स का कोई लेना देना नहीं था। इवन के जो बायोलॉजी की वो होती हैं डायग्राम्स, वो मैं छोड़ के आता था बोल के एग्जाम में कि भाई मुझे बनानी पड़ेंगी। लेकिन जैसे कोविड आ गया, मेरा इंटर जब चल रहा था तो कोविड आ गया, और आपको पता है फिर पढ़ाई से जान छूट चुकी हुई थी अक्सर तकरीबन। वहीं से मेरा मतलब मुझे अब पता था, मेरा एक कज़न था पीयू में आर्किटेक्चर में, तो बस वहाँ से मुझे पता चला कि एक ग्राफिक डिज़ाइन भी फील्ड है और इन फ्यूचर उसका काफ़ी स्कोप है और काम चल रहा है काफ़ी। तो मेरा ज़हन यही था कि मैं पीयू से ग्राफिक डिज़ाइन करूँगा। इवन कि मेरे इंटर में मेरे जो क्लास टीचर थे, और वो मतलब काफ़ी वो सुपर सेक्शन जब होता है ना, तो वो फिर सुपर सेक्शन में थे आप? या सुपर सेक्शन था, तो अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसमें सबसे नालायक मैं ही था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो यार। तो वहाँ पे ना मतलब एक दिन सही क्लास लग रही है सबकी के जो जिनकी रिपोर्ट सही नहीं है, तो मुझे कहते हैं कि तुमने करना क्या है, डिग्री क्या करनी है? और मैंने उनको बोला कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन करना है। तो कहते कहाँ से होता है? तो मैंने कहा पीयू से होता है। तो कहते बस ठीक है यार, तुम फिर पास हो जाना, मेरी एक टेंशन तो ख़त्म हुई। तो बस अब तुमने पास होने के लिए मेहनत करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी नंबर थे, ठीक थे, पास हो और गया। एनसीए का इंट्रोडक्शन किसने दिया था? एनसीए का इंट्रोडक्शन, अब सीन ये था कि मैंने मुझे ड्राइंग भी नहीं आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ड्राइंग डायग्राम्स भी नहीं बनाता था। तो फिर मैंने एक स्टूडियो ज्वाइन किया, वो किसी रेफरेंस से हमें एक स्टूडियो मिला मतलब, और मैंने वहाँ जाके देखा तो अवाम तो भाई एनसीए की एडमिशन की दौड़ में पड़ी हुई है, और हाँ, बहुत माहौल ही competition और है, माहौल ही और है, और अजीब सा डर है कि तुम्हारा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे भी थे स्टूडियो में जो 2-2 साल से ट्राई कर रहे थे, तो वो एक बहुत प्रेशर था कि भाई होगा नहीं होगा, मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एनसीए का जो टेस्ट है ना, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हो जाते हैं, एडमिशन भी हो जाते हैं और सेमेस्टर शुरू हो जाते हैं, तो तब तक एडमिशन की लिस्ट नहीं लगी होती, मतलब कि आपको नहीं पता कि आप इस साल जा रहे हो, इनरोल हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तो बस एक कश्मकश थी, तो लेकिन प्रिपेयर किया और मैंने कॉन्सर्ट्स का टेस्ट दिया आर्की का, और बेसिकली ये था कि पढ़ना ना पड़े। अच्छा, ठीक है। इस वजह से जिधर टेस्ट दिए जा सकते थे तो मैंने दिए थे। जीसी में मेरा एडमिशन हो गया था, पीयू में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मुझे शायद कहीं ना कहीं था कि यार हो जाएगा। 3 days later. कमिंग बैक टू फैसल भाई, यार मेरा बड़ा awkward सा सीन है इसमें ना। सॉरी एक मिनट, आपका मेजर क्या था? यार मेरा मेजर वीसीडी पहले आर्किटेक्चर था, लेकिन ये पहले तो इसलिए मैंने बोला मेरा बड़ा awkward सा सीन है। असल में ना मुझे आर्ट का पता ही नहीं था,
हाँ मैं पढ़ाई से भागा आर्ट की तरफ के यार पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन और ज़्यादा पढ़ना पड़ गया मुझे। सही हो गया तो मुझे कोई शौक नहीं था आर्ट का, और मैं आया, शौक मुझे आया अपने 3rd ईयर में, जब मेरे एचओडी ने मुझे थोड़ा तवज्जो से सिखाया ना, फिर मुझे पता लगा अच्छा वीसीडी ये चीज़ है। तो फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। उससे पहले मैं फ्रीलांस करता था, मतलब अजाशी वाली ज़िंदगी कि पैसे कमाने हैं बस, डिज़ाइनर हूँ मैं। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि यार ऐसे डिज़ाइनर नहीं बनते, डिज़ाइनर समथिंग डिफरेंट। क्योंकि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी 2 सेमेस्टर पढ़ा हूँ टेक्सटाइल डिज़ाइन। सही है बड़ा awkward सीन है, सही है। तो वहाँ पे ये होता है, आप बंद क्लास में बैठे हो ड्राइंग कर रहे हो, इधर ऐसा नहीं है। इधर फर्स्ट ईयर में आपको खुले माहौल में बिठाएंगे, आपको सोचना वो सिखाएंगे, सही है। चीज़ें ऐसी एक्सरसाइजेज होती, अभी बड़ा वो कर दिया आर्टिफिशियल सा उन्होंने। जब मैं 2019 में आया था ना, तब बड़ा प्रोडक्टिव था, तब बहुत ज़्यादा था। अभी यूनिवर्सिटी बन गई ना ये, जब मैं आया था तब कॉलेज था। ड्रॉप आउट रेट क्या होगा, है कोई यार पहले बहुत कम था, सही है, अब बहुत बढ़ा दिया उन्होंने टू बी ऑनेस्ट। अब ड्रॉप आउट रेट हाँ कि ड्रॉप आउट्स कितने होते हैं तो वो तो पहले मेरा ख्याल है फ्रीज होता था ना यार, पहले पहले लोग ड्रॉप नहीं होते थे, सही है। पहले आपने मेहनत करके फेल होना होता था, सही है, और पास करने के लिए आपको मेहनत नहीं करने की ज़रूरत थी। अब आपको ये हमारे प्रिंसिपल ने हमें बोला कि एनसीए में जब हम फर्स्ट ईयर में आए, तो हमारे प्रिंसिपल ने प्रॉपर हमें बोला था कि आपने अगर फेल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने मेहनत की फेल होने के लिए किस तरह मेहनत की? क्योंकि मैं गया ही नहीं क्लास, 20 दिन एक सेमेस्टर में गया, बट स्टिल मैं पास था कुछ सब्जेक्ट में, सही है। तो वाकई आपको मेहनत करनी पड़ती है फेल होने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप आर्ट क्लास में आते हो ना, आप कुछ भी नहीं करो, देन आप कुछ लेके जा रहे हो एट द एंड। और वो फिर रेसिज्म भी होगा। हाँ, वाई नॉट। हाँ, कभी पंजाबी गाने नहीं चले किसी फंक्शन पे, हमेशा चलते हैं पश्तो के, सही है। वो नहीं होगा, पंजाबी डांस नहीं होगा, सिर्फ डांस ही पहाड़ी होगा उधर जिसको देखो पहाड़ी डांस करेंगे। फेस्टिवल हो, कोई हो, जब कोई स्पीकर चलेगा तो वो पहाड़ी गानों पे चलेगा। कोई रीज़न है कोई? हाँ, वो बहुत कम, क्योंकि पहाड़ी लोग ज़्यादा हैं उधर, हॉस्टल में भी और इस तरह ना, तो वो अपने कल्चर को बहुत कैरी करते हैं। उनको मौका मिले, बस स्पीकर मिले तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। और पंजाबी उस तरह नहीं है, बाकी सिंधी भी है बट उस तरह नहीं है जिस तरह पहाड़ी लोग करते हैं। सही। वो एक दूसरे को सपोर्ट भी उसी तरह करते हैं। और सरगोदा से जब आप लाहौर आए थे, आपका क्या इंप्रेशन था लाहौर का? यार मेरा बड़ा मुश्किल था। मैं पता है पहली दफ़ा लाहौर आया था, सही है, और मैं ड्राइंग सीखने आता था इधर। OLX पे मैंने एक बंदा ढूंढा था जिससे मैंने ड्राइंग सीखनी थी। उसने मुझे 15 दिन ड्राइंग सिखाई, और मैं इधर शेखुपुरा से ना कोई घंटा आगे एक गांव है मेरी खाला का, उधर से मैं सुबह 6 बजे आता था और 9 बजे रात के दोबारा वापस पहुंचता था उधर ही। तो मतलब इधर मैं लाहौर में ना भूखा रहता था, क्योंकि उस टाइम हमारे घर वालों ने गांव में ना ये मशहूर था कि लाहौर में लोग चीज़ों में नशा डाल के खिलाते हैं तो वो फिर लूटते हैं, जेब काटते हैं और इस तरह। तो मैं वो पहली दफ़ा आया था। वो पूछ रहे हैं अब क्या होता है? अब तो हम काटते हैं हाँ, अब तो सीख गए ना, ठोकरे खा खा के इंसान सीख ही जाता है। तो बट मैं भूखा रहता था, पानी भी नहीं लेके पीता था किसी से, क्योंकि मुझे लगता था यार इसने कुछ मिलाया होगा इसमें तो यार ऐसे करके बस हाँ आ गया किसी तरह लाहौर, अल्लाह लेके आया। मेरे घर वाले कभी नहीं वो चाहते थे, वो आज भी बोलते हैं कि यार हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की तुम्हें लाहौर भेज के। अम्मा घर से कोई प्रेशर था आपको कि क्यों ये बात कर रहे हो आप इस तरह? यार क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना था मुझे ओह अच्छा। और फिर मुझे वो बनना नहीं था, मैं पढ़ाई से बहुत चला हुआ था। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने बनाना था, आर्किटेक्ट आपने दो नहीं किया, देन लेट्स यू स्विच टू वीसीडी। यार ये थोड़ा बाकी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये बड़ा बैड सीन है, क्योंकि बड़ा बैड सा सीन है वो इस तरह के। यार अम्मा को, एक तो मैं इकलौता हूँ, उन्हें मुझे दूसरी सिटी नहीं भेजना था, हाँ ये बात। और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इकलौता ही है। हाँ, दोनों बट इकलौते मेरी कोई बहन भाई नहीं है हाँ। ना, अब्बा हैं, तो मतलब अम्मा ही हैं अकेली ना। इकलौता स्केयर हो। हाँ, स्केयर हो गया, मतलब मैं ही हूँ उनका
तो वो बाहर भी नहीं भेजना चाहती थी, तो लड़के आया हूँ। और फिर तंग माहौल है ना उधर, मतलब इधर अम्मा मेरी एडमिशन पे आई ना, उसने हाफ कपड़ों में लड़कियां देखी, वो तो तौबा तौबा करने लग गई यार। वो मुझे घर जाके बोलती है, बेटा हमारे पास ज़मीनें हैं, तुम बैठ के खाओ सुकून से, सही है, हमें पढ़ना ही नहीं है। को इस तरह की सोच है। हाँ, तो काफ़ी मुश्किल होती है यार मुझे उनको समझाने में चीज़। यार आर्किटेक्चर भी इसीलिए पढ़ा ना 3 साल, 2 साल तो घर वालों को मनाने में लगे कि यार वीसीडी कंजरों की फील्ड नहीं है। मैं सेकंड करूंगा यार तुम्हें इस बात से। पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह के अभी भी इस तरह के डिलेमास हैं। हाँ, अब ऑफ कोर्स चेंज हो रहे हैं, नहीं अब रादर देन इन्वेस्टिगेटिंग के वाकई कंजर खाना है कि नहीं है, कि ओवरऑल जो पिक्चर दिखाई जा रही है खुद नहीं इन्वेस्टिगेट करते, बस देखते हैं। तो ये कंजर खाना वाकई ही नहीं है। वीसीडी क्या आपको सिखाया अभी उसने? कंजर खाना तो नहीं, ऑफ कोर्स उनका मेन रोल, नहीं उन्हें बस तुम्हें वो सारा प्रोसेस ही यार, असल में घर वालों को नहीं पता कैमरा का, उनको टीवी में उन्होंने देखा अच्छा ये ऐसे होता है शूट और ये सारी चीज़ें ना, तो उनको लगता है ये गंदी ही चीज़ें शूट करेंगे, सही है, जैसे गंदी फिल्में हो गई। वो सही मेरी लेते हैं, पता है, तो कहा कि अब हम लोगों को क्या बोलेंगे कि हमारा बेटा वो बन गया है, एक्टर बन गया है, और वो स्क्रीन पे लोगों के साथ गलत काम करेगा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। सारे फ्रॉम हुंजा, बट डॉक्यूमेंट्स में सितारा ताहिर। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम क्वेश्चन टू यू एज वेल कि ग्राफिक डिज़ाइन वाई, इसका चूजिंग प्रोसेस क्या था, कौन कौन से? एक दिन में मैंने डिसाइड, बस मेरा पेरेंट्स की तरफ से था स्पेसिफिक कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। नहीं, मैंने कहा था नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर करनी है। मेरी अम्मी तो ने मेरा मेरा वो वो शौक सारा था कि डॉक्टर बनो, प्री मेडिकल पढ़ा। अचानक से मैं बेसिकली स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं एथलीट, टाइकोंडो खेलती हूँ मैं। तो उसी के बेस पे मेरा पीयू में मैंने सुना कि उसकी स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने कहा भाई, जी तो हो गया, ठीक हो गया। तो फुल स्कॉलरशिप मेरे मेरिट पे फिल्म एंड टीवी में हुआ था, न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी। और मैं हॉस्टल में रहती थी, साथ में मेरा ना फिर स्पोर्ट्स बेस पे मेरा पीयू करना हुआ। न्यू कैंपस वो वाला ना, ये जो आगे जी, जाते 3 महीने मैंने उधर पढ़ा, फिर मेरे 3 महीने बाद आया। उसका एक्सपीरियंस क्या? मैंने तो कभी भी नहीं वहाँ पे स्टडी किया। सीन है ऑफ सीन। ड्यू एक टू दिन मिला मुझे डिसाइड करने के लिए कि मंडे को आपने डिसाइड करना है कि या इधर या इधर। तो मैंने जो मेरे लिए मुश्किल था वो मैंने चूज़ किया, ग्राफिक डिज़ाइन। मुश्किल, और इसमें कोई ये फैक्टर नहीं था कि वहाँ पे ये ऑफ सीन है या हॉस्टल से इधर आना था, क्रेटा सफर हाँ। करके, बस में धक्के खा के। तो मैं चाहती थी मेरी लाइफ ना ऐसे मज़े की हो, सही है। फिर मुश्किलात आए और मैं उनको सामना करते हुए मैं यस। चली। 1 week later. अच्छा, एनसीए का सुन के एक आइडिया होता है ना, बंदे के दिमाग में एक मैप बनता है, और फिर जब बंदा उस स्टेज पे या उस इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है, एक रियलिटी बंदे को होता है, तो उसमें कितना डिफरेंस था? फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि माशरे में एक एनसीए ने घुमाया और एक एक्चुअल इंस्टीट्यूट है। अच्छा, अब इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि पहले ना सिर्फ आप सुनते हो बाहर वाले लोगों से कि एनसीए ये है, एनसीए वो है, उधर के लोग ऐसे हैं, उधर के लोग ऐसे हैं, पागल होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि यार ये आर्टिस्ट पागल होते हैं। तो खैर, अब जब मैं अंदर गया, एनसीए में एडमिशन हुआ, तो इट वाज लाइक नॉर्मल यूनिवर्सिटी और कॉलेज। क्योंकि मुझे याद है जब हमारा एडमिशन हुआ 2022 में, तो तभी ये चार्टर्ड यूनिवर्सिटी बनी थी। और तब बिल्कुल ना माहौल, मतलब एनसीए कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसके जो चेंजेस थे ना, वो अभी ग्रेजुअली मतलब फ्लो में आ रहे थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं 4 सालों में। और अब तो मेरा ख्याल है प्रॉपर यूनिवर्सिटी वाला सीन है, और मैनेजमेंट और जो एडमिन है वो भी उस चीज़ पे आ रही है। मतलब टोटली एचईसी बहुत इन्वॉल्व हो गया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो इस वजह से एचईसी था। पहले ये था कि वो इंडिपेंडेंट एक इदारा था एनसीए, तो उसकी एक और सिनेरियो होता था। अच्छा, और हर माशरे में भी बन के हर बंदा डिफरेंट होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, पता नहीं माइंड हर बंदे के, क्रिएटिविटी आई थिंक दिमाग की एक सेपरेट सेक्शन होता है जो आपको खुद एक्सप्लोर करना होता है। और हर बंदा जब एंटर होता है तो लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग नहीं थी अच्छी, क्रिएटिव माइंड जो भी है, तो
NCA, how NCA is different from other universities when it comes to like creative process, क्योंकि मैंने जितना अपने इर्द गिर्द देखा है ना, NCA की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स के, सपोर्ट तो ऑब्वियसली होती है, बट जो मेन हेडलाइंस हैं, जो मेन कल्चरल शिफ्ट इवन के और मेन रिनाउंड बंदे हैं वो फ्रॉम NCA रादर देन PU हो गया या BNU हो गया। तो एक तो ये बात होगी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, और सेकेंडली तुम्हें किस दिन आइडिया हुआ था कि NCA वाकई यार डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, ये सिर्फ नाम नहीं है, इफ़ सो? बेसिकली देखा जाए तो मेरा तो ये था कि यार पढ़ना ना पड़े और मैं इस तरह की फील्ड में जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे गलत चीज़ है कि हम जो सोचते हैं ना कि आर्टिस्ट पढ़ते नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको काम बनाने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, पुराना काम देखना पड़ता है, लाइब्रेरी में घुसना पड़ता है। तो ये बड़ी एक पढ़ना जो है ना एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। और अब अगला सवाल का पार्ट क्या था? When did you realize कि NCA वाकई ही in terms how they train their students और इनकी community वाइज स्ट्रॉन्ग है, बाकी ये डिफरेंट है? यार मैं सच कहूँ तो मेरा ख्याल है कि एडमिशन के बाद ना कोई एक सेमेस्टर गुजरा तो मैं अपने बाकी के दोस्तों से मिला, मतलब मैं NCA गया तो उसके बाद फिर एक बबल क्रिएट हो जाता है। हाँ। सेमेस्टर पूरा गुजरता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप बाहर के किसी से नहीं मिलते। हाँ, सब अपनी अपनी दौड़ में। मतलब आपकी फर्स्ट ईयर चल रही होती है और सही रैगिंग वाला सीन होता है, आप रात को लेट आते हो, और अलबत्ता वो यूनिवर्सिटी तो बंद हो जाती है, लेकिन आपका एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं सीनियर्स के साथ और इंटरेक्शंस और ये वो, तो कोई टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब एक बबल में हो आप, NCA के बबल में ही हो आप, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना निकलते हो। Yes. और अब शुरू में जब इतना जोश जज्बा और एडमिशन लेना और ये जो सारा सिनेरियो था, उससे उसमें ना वैसे ही मतलब आप बाकी दोस्तों से जो इंटर के या स्कूल के होते हैं उनसे आप मिलना वैसे ही कम कर देते हो। तो मेरा मुझे लगता है कि ऐसा सिनेरियो था। तो वो आपका जब बबल ख़त्म होता है ना, NCA का सेमेस्टर ख़त्म होता है, आपको छुट्टियां होती हैं, सारे घर जाते हैं। हाँ। उसके बाद आप होते हो कुछ देर घर, ठीक है, और अपनी वो जो सोशल एनर्जी होती है वो वापस गेन करते हो और फिर आप इधर उधर दोस्तों से मिलते हो। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यार यूनिवर्सिटी जो है ना वो बड़ा इम्पैक्ट डालती है एक इंसान के ग्रोथ में और मेंटल ग्रोथ में। यस। तो NCA अलहदा तो है, मतलब इस तरह देखा जाए तो मतलब मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैं बाकी लोगों से मिला। अच्छा, दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो स्टूडेंट होता है ना जो थ्रू आउट यूनिवर्सिटी बहुत सीरियस रहते हैं, थीते हैं। कई लोग होते हैं वो स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं, बाद में डिले हो जाते हैं। कई होते हैं वो स्टार्ट स्लो करते हैं और एंड पे आगे ना जी बात। तुम किस किस्म के हो? लाइक वर यू कंसिस्टेंट द होल टाइम? यार आई वाज कंसिस्टेंट द होल टाइम कि मैं पास हो जाऊँ। ओह, लेकिन NCA में पास होना मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ती है। NCA में NCA में फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये है कि आप हमारे मतलब प्रिंसिपल है मुर्तज़ा जाफरी साहब, उन्होंने हमें पहले दिन ये बात की कि अब आ गए हो तुम लोग यहाँ पे और अगर तुमने फेल होना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या थी कि आप क्लासेस ना लो, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि आर्ट क्लास का ये सिनेरियो है कि आप अगर सिर्फ आ रहे हो ना तो आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो, Yes. कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, आप नहीं काम कर रहे हैं ना, आप फिर भी कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो। तो अटेंडेंस जो है ना, मुझे ऐसे लगता है कि अटेंडेंस का रोल है इस चीज़ में कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है और आपका क्रिएटिव माइंड है जो जिसको नरिशमेंट मिलनी है वो क्लास लेने से और लोगों का काम देखने से, जो आपके बैचमेट्स होते हैं, तो वो काफ़ी एक मोटिवेशन भी होती है, इंस्पायरेशन भी होती है। इसमें इस सब में कैंपस कल्चर का कितना रोल होगा तुम्हारे डेवलपमेंट में, क्रिएटिव प्रोसेस में? देन मुझे ऐसे लगता है कि ना ओवरऑल कैंपस कल्चर का मतलब एज अ होल बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि पिंडी कैंपस भी है NCA का और मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आया ये कि मतलब बहुत से लोगों से सुना है कि पिंडी कैंपस का वो सीन नहीं है जो NCA लाहौर का सीन है। और वैसे हिस्टोरिकल भी सबसे पुरानी यही है ना? हाँ, सबसे पुराना ये है। और पहले मतलब अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने आर्काइव्स में मतलब काम किया, ट्रेनाले हुआ था रिसेंटली, तो उसने मुझे बताया कि NCA की जो बिल्डिंग थी ना पहले रेलवे स्टेशन में होती थी, रेलवे में होती थी। हाँ जी, सही। अपनी बिल्डिंग नहीं थी NCA की। तो खैर और इसमें सारी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है प्लस आपकी वो क्या फैकल्टी होती है, जी फैकल्टी में, क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ कि फैकल्टी पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रिलाई करती हैं, पर वो कंसंट्रेट भी नहीं कई बार करती, वो बॉदर ही नहीं करती, वो बस देखती हैं हमारे रिजल्ट्स हैं, इतने पास आउट हो रहे हैं इन आर्ट टर्म्स, तो इतना बॉदर ही नहीं करती कि सब्स्टिट्यूट टीचर आ रहा है नहीं आ रहा है। पर आई थिंक आर्टिस्ट या आर्ट इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस के लिए आई डोंट थिंक एक
ले मैन या आम से बंदे को विदाउट एक्सपीरियंस ला के खड़ा कर सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो फैकल्टी में है सारे वो पास्ट पास आउट्स हैं और काफ़ी सीनियर लोग हैं। और इनका इंटरनेशनल आई थिंक कम्युनिटी के अंदर भी Yes, बहुत इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि आप टीचिंग साइड पे जब जाते हो ना तो आपके लिए मास्टर्स करना बड़ा ज़रूरी होता है, हाँ, क्योंकि बैचलर्स के बाद आपको फिर कुछ ना कुछ पढ़ना है और एजुकेशन में भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो वो जो उनका सीन होता है ना वो यही होता है कि वो बाहर से पढ़ के आए हुए होते हैं और मतलब कुछ टाइम इधर भी काम करते हैं और काफ़ी मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है उनके पास इंटरनेशनल और लोकल मार्केट। और अगर इनको कंपैरिजन किया जाए, फॉर एग्जांपल मेरे और भी दोस्त हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, उनका हमेशा मैंने सुना ना वो फैकल्टी के जी फैकल्टी जो है ना हमें ये काम नहीं करने देती, फैकल्टी ये हमें ये काम करती। फॉर एग्जांपल मेरे मेंटर ने ये नहीं करने दिया, मेरे आइडिया को सुना नहीं है। ये सब तो होता है, मतलब जो क्रिटिसिज्म है ना बेसिकली आर्टिस्ट वही क्रिटिसिज्म ही एक हिसाब का बनाता यस क्रिटिसिज्म जब तक नहीं होगा तो आर्टिस्ट और तरह से सोचेगा है। नहीं। यस, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है आर्टिस्ट ने। हाँ, तो क्रिटिसिज्म का बहुत रोल है और जो टीचर्स होते हैं वो क्रिटिसाइज मतलब अगर जब तक वो पर्सनल लेवल पे नहीं है तो वो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। और उस मुझे ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, उसके काम बनाने में, कि वो अपना काम दिखाए टीचर्स को या जब तक स्टूडेंट है तब। और स्टूडेंट के बाद फिर आपके लिए मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है और फिर आप किसी भी मतलब बंदे से बात कर सकते हो, बड़े आर्टिस्ट से बात कर सकते हो, इंस्पायरेशन होती हैं, मोटिवेशन होती हैं। तो और इसमें भी दूसरी डिग्री की तरह सेम होता है, लाइक फाउंडेशन ईयर सेम होते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, देन यू डिसाइड कि मैंने किस में स्पेशलाइजेशन करनी है, ऐसा ही है? पहले एडमिशन हो जाता है, जैसे मेरा फाइन आर्ट्स में एडमिशन हुआ और फाउंडेशन जो होती थी पहले ऐसे होता था जब मेरे दौर में था, मतलब मैं 2022 का बताऊं तो उसमें ये था कि डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स इन सब की फाउंडेशन सेम होती थी और लेकिन आप डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते। मतलब इससे पहले मेरे एडमिशन होने से पहले लोग डिपार्टमेंट चेंज करते थे और मैंने भी यही सुना हुआ था कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी बन गई और वो फिर डिपार्टमेंट चेंज करने वाला जो है वो सिनेरियो काफ़ी लंबा है और उसके लिए बस यही है कि एक जंग लड़नी पड़ती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि भाई मैंने ये करना है। और अजीब है कि उसके लिए साल भी ज़ाया करना हाँ, पड़ता है। तुमने ट्राई भी किया था कि लाइक चेंज करना डिपार्टमेंट, इस तरह का था से? हाँ, मेरा ज़हन था, मैंने डिपार्टमेंट चेंज करना था फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन जब पढ़ी। तो मेरा बेसिकली ये था कि मैंने आना ही, जैसे मुझे पता ही ग्राफिक डिज़ाइन का था तो मेरा प्लान VCD NCA में ग्राफिक डिज़ाइन का नाम विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, तो मेरा प्लान था कि मैं उसमें जाऊँ। लेकिन मेरा एडमिशन फाइन आर्ट्स में हुआ था, तो उसके बाद साल गुजर गया, फाउंडेशन वाला जो टाइम था वो तो सबकी सेम स्टडीज़ थी। हाँ, तो वो गुजारने के बाद जब मैंने एप्लीकेशन दी कि चेंज करना है और ये है तो वो है, तो उस टाइम पे डबल मेजर्स शुरू हुआ था NCA में नया, तो डबल मेजर एक ऑप्शन मिल रही थी मुझे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार। और फाइन आर्ट्स को तुमने कब सीरियस लेना शुरू किया? लाइक एक होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पे ढाल दी गई है, इसमें आगे यार करना ही है, पर एक पॉइंट होता है कि बंदा वाकई सीरियस रहता है, यार अब पढ़ तो गए हैं, इसको सीरियस हो गए काम करना चाहिए। वो मोमेंट याद है तुम्हें? या अच्छा, मैं आपको ये बताऊं तो ड्राइंग और स्कल्पचर जो थे ना मेजर फाइन आर्ट्स के, वो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे थे। सेकेंड ईयर में आए तो हमारे ब्लॉक्स शुरू होने थे। मतलब फाइन आर्ट्स की टोटल 4 फील्ड्स हैं, पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग और स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकिंग। तो सेकेंड ईयर में हम फाइन आर्ट्स की फाउंडेशन में होते हैं, ठीक है, हम फाइन आर्ट्स में आते हैं। पहले हम फाउंडेशन ईयर में होते हैं, उसमें डिज़ाइन के सारे स्टूडेंट्स भी आपके साथ ही होते हैं। तो जब सेकेंड ईयर में आते हो आप तो फाइन आर्ट्स का फाउंडेशन शुरू होता है। मतलब उसमें आप चारों फील्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, टच करते हो, मिनिएचर, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग। ये आप एक्सप्लोर करते हो। और उसके बाद फिर थर्ड ईयर में जाते हो तो आप मेजर सेलेक्ट करते हो जिसमें आपने आगे परसू करना है। एंड यू चोज के प्रिंट मेकिंग। या मैं आपको ये बताने लगा था कि अभी उस पर मैं आता हूँ बाद में। सिचुएशन ये थी कि ब्लॉग शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग गया, मिनिएचर बहुत पसंद आया कि यार सुकून से बैठ के काम करने वाला है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, तो वो बड़ा ना मज़े का काम, फैसिनेटिंग लगा। तो ये पहले सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ, तब एक महीने के पहले ब्लॉग्स हुए और उसके बाद फिर छुट्टियाँ गुजर गई, उसके बाद फिर बाकी एक महीने के पूरे सेमेस्टर में ब्लॉग्स हुए। तो पहले ब्लॉग में तो मेरा ये था कि मैंने मिनिएचर ही करना है। मतलब मैं उसमें तब हमारा 2022 के बैच के साथ एक ये भी सीन था कि जो मेजर था ना, मेजर जो वैसे हम थर्ड ईयर में चूज़ करना होता यस, तो वो था सेकंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर में, मतलब कह लो फोर्थ सेमेस्टर में हमने मेजर चूज़ करना था। अच्छा, इसीलिए हमने ब्लॉक्स एक महीने के पढ़े थे ठीक हो। पहले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। तो जब मैं वापस आया तो मेरा माइंड तो यही था कि मैं मिनिएचर करूँगा। मैं फुल एंड फाइनल था कि यार मैंने मिनिएचर करना है। और मैंने हम मिनिएचर के बहुत बड़े उस्ताद हैं जिन्होंने NCA में
मिनिएचर पेंटिंग को और डिपार्टमेंट को बनाया और इस्टेब्लिश किया यस उस्ताद बशीर अहमद। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप उनके पास जाएं और आप थोड़ा सा काम शाम देखें, आपको पता चले, अप्रेंटिसशिप काइंड ऑफ थिंग। तो मैं उनके पास गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास सही कलेक्शन है यार मिनिएचर की, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो खैर उसके बाद भी मेरा मतलब काफ़ी वो बना कि मैं मिनिएचर ही करूँगा। तो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, दोबारा आए और पता चला कि भाई अब तो ब्लॉग्स दोबारा करने हैं हमने। तो एक दफ़ा दोबारा रेपिटेशन हुई उसी तरह मिनिएचर पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड स्कल्पचर की। तो तब मैंने अभी रियलाइज़ नहीं किया हुआ था, तब मैं अभी मतलब वो था कंफ्यूज था स्कल्पचर में और प्रिंट मेकिंग में। मिनिएचर और पेंटिंग मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि वो शायद उस टाइम पे मेरी वो टेम्परामेंट वैसा नहीं रहा था कि मैं मिनिएचर कर सकूं। और मैं स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग में था थोड़ा सा कंफ्यूज कि मैं क्या रखूं। स्कल्पचर इज़ फुल ऑन मतलब हेक्टिक चीज़ है और प्रिंट मेकिंग काइंड ऑफ माइल्ड हेक्टिक एंड एक्टिव रहने का सीन। या प्रिंट मेकिंग बहुत एक इस तरह से। और प्रिंट मेकिंग के कौन मेंटोर मिले तुम्हें? प्रिंट मेकिंग के मेंटोर सरसाद जो मेरे थीसिस एडवाइज़र भी थे, और मैम लैला रहमान जो अभी HOD हैं प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट कावस्ची स्टूडियो। और कभी मोमेंट तो नहीं आया कि यार मैंने गलत चूज़ किया या मुझे कोई और चूज़ करना चाहिए था? अच्छा, मैं आपको आफ्टर यू एक बात डिसाइड बताऊं, वो ये कि मेजर में आने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि डिज़ाइन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। डिज़ाइन में आप सोल्यूशन देते हो। फाइन आर्ट्स में या आर्ट किसी भी कोई भी आर्टिस्ट है ना, वो अपने काम के बाद ना व्यूअर के लिए डायलॉग की जगह बनाता है। मतलब डिस्कशन व्यूअर जो उसका काम देखता है उसका एक अलग परसेप्शन है, POV है। और जो आर्टिस्ट है उसने जो काम बनाया है उसका वो और POV और परसेप्शन से बनाया है। यस तो एक ओपन डायलॉग है। आर्टिस्ट का जो काम है ना वो एक ओपन डायलॉग है और डिज़ाइनर का काम एक सोल्यूशन है। यस तो ये एक फ़र्क है। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए यही बेहतर था। मतलब अल्लाह जो चाहता है, जो एक प्लान आप खुद करते हो, एक प्लान अल्लाह करता है। यस ऑफ कोर्स। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ थर्ड ईयर में आके कि यार इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैं फाइन आर्ट्स में ही आया। और प्रिंट मेकिंग और कोई यूनिवर्सिटी करवाती है कि सिर्फ NCA ही है? प्रिंट मेकिंग PU में होता है, प्रिंट मेकिंग आपका BNU में है। आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं वो प्रिंट मेकिंग मतलब कर रही हैं। अभी प्रिंट मेकिंग का रुझान ज़्यादा हो रहा है। बट इनिशिएट NCA ने यस, इनिशिएट NCA ने किया था और पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा और वेल इक्विप्ड स्टूडियो भी कावस्ची स्टूडियो है, जो कि NCA में है कावस्ची प्रिंट स्टूडियो। सही हो गया, सही। अच्छा, क्रिएटिव प्रोसेस में पेशेंस बहुत चाहिए होती है बंदे को, एकदम से दिमाग में नहीं आता आपको सारा A to Z। यस, आप काम के साथ साथ जब आप काम में इन्वॉल्व होते हो ना तो आपका काम भी ग्रो करता है और आपका आइडिया और आप खुद भी ग्रो। और ये भी मोमेंट्स आए होंगे, आज मैंने ये काम किया और सुबह आके मैंने इसको फोल्ड करके फेंक दिया। तो ये क्या पर्सनल या सेल्फ लर्निंग प्रोसेस होता है थ्रू आउट के किस तरह बंदे ने नेविगेट करना थ्रू आउट द प्रेशर जो कि NCA की तरफ से भी है, असाइनमेंट्स करो, ये भी करो, और एक अपना भी बंदा अपनी आइडेंटिटी इवन के लिए डिफाइन कर रहा होता है कि किस तरह मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना इन फॉर्म ऑफ एन आर्ट। इसमें कोई ऑब्वियसली आपके जो सीनियर्स हैं वो तो हेल्प आउट करते होंगे, बट कोई टीचर्स की तरफ से डायरेक्शन ऑब्वियसली मिलती होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिड यू हाउ मच इज़ इन्वॉल्व, आप कितने % इन्वॉल्व थे और इन्वायरमेंट कितने % इन्वॉल्व था इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए? मुझे ऐसे लगता है कि आपके 4 साल जो होते हैं ना उसमें आपकी सोसाइटीज़ भी होती हैं और काफ़ी कुछ होता है जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपके वर्कशॉप्स होती हैं और असाइनमेंट्स होती हैं। तो उससे आपका माइंड वैसे ही एक क्रिएटिव जोन में चला जाता है, आप मतलब फ्लो पकड़ लेते हो। जैसा कि मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, तो मेरा मतलब मोल्ड हुआ मतलब माइंड जो क्रिएटिव साइड में, मेरा ख्याल है कि हर बंदा क्रिएटिव होता है अपनी अपनी फील्ड में। बस वो उसने एक क्लिक होता है और एक वो डिसाइड करना होता है, नीश डिसाइड करनी होती है कि यार हाँ मेरा ये काम है, मैंने इस काम में आगे जाना, जिस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा हो। और फ्लो स्टेट के बारे में क्या ख्याल है? फ्लो स्टेट का तो आइडिया होगा ना आपका, फ्लो स्टेट जो कि बंदा जब लगा होता है, कोई आइडिया नहीं होता टाइम का, जो भी वो कितने % आपके एक आर्ट वर्क में दिखता है? और इवन के आप जज कर पाते हो फॉर एग्जांपल एक आर्ट, क्योंकि तुम्हारे पास ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, थ्रू आउट तुमने देखा भी होगा, नज़र आता है कि बंदे ने ये चवल मारी हुई है यार, या बंदे ने एंड टाइम जुगाड़ लगाया या फिर ज़्यादा वो टाइम दिया हुआ, ये डेफिनेटली नज़र आता है। लेकिन जो है ना, अभी मुझे लगता है कि अभी मैं खुद भी एक स्टूडेंट, अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यही है कि काम आप देखते रहते हो, जैसे जैसे आपकी विजुअल वोकैबुलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है उस चीज़ के बारे में। जो डिफरेंट आपकी असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है, क्योंकि
आर्टिस्ट मैंने देखे हैं बहुत से, वो अकेला प्रेफर करते हैं व्हेन दे डू वर्क। तुम्हारी क्या पहले तो बात है प्रेफरेंस है, अकेले काम करोगे या इन फील्ड ऑफ ग्रुप? इस प्रेफरेंस में उन दोनों में डिफरेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एन आर्ट वर्क? जब आप ग्रुप में काम करते हो ना, तो हर बंदे की एक अलग-अलग स्पेशलिटी है, यस। ठीक है? तो कुछ बंदे प्रोडक्शन में अच्छे होते हैं, कुछ क्रिएटिव थॉट्स में अच्छे होते हैं, और मतलब एक होल जो उस असाइनमेंट का मकसद होता है ना, कि वो सारी चीज़ें एक असाइनमेंट में नज़र आएँ, तो इसीलिए वो ग्रुप मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया ना कि हमारे टाइम पे क्या अभी भी इसी तरह ही होता है कि 4 बंदे ग्रुप्स में होते हैं, एफवाईपी में काम एक ही कर रहा होता है और 3 जो है वो उसको ड्रैग करके लेके जा रहा होता है। तो आई डोंट थिंक कि व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव वर्क आप एक बंदा क्रिएटिव वर्क आप 3 बंदों को साथ लेके जा सकते हो। तो इन्वॉल्वमेंट इनकी भी इसी तरह ही होती है कल्चर वाइज? इन्वॉल्वमेंट होगी, और तभी मतलब वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट का जो मकसद है ना, वो किसी भी फील्ड में चला जाए, ग्रुप प्रोजेक्ट का मतलब तभी पूरा होता है जब सारे इन्वॉल्व हों इक्वली। ठीक हो गया। और इसमें आगे आप प्रिंट मेकिंग, जिसको अगर नहीं पता किसी को, तो किस तरह सारे प्रोसेस को अगर तुम डिफाइन करना चाहते सबसे आसान जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का तो पता होगा, जैसे अजरक है, हो? हाँ, सिंधी अजरक जो है, हाँ, वो बनती है, वो ब्लॉक प्रिंटिंग के पैटर्न पे बनती है, वो प्रिंट मेकिंग की एक टेक्निक है। वुडन होते हैं। यस, वुडन ब्लॉक होता है, और वो ठप्पा कह लें, ठप्पा हाँ, लगता है, हाँ, तो एक वो टेक्निक है। आप फिर स्क्रीन प्रिंट्स, स्क्रीन प्रिंट्स। स्क्रीन प्रिंटिंग एक मतलब टी शर्ट्स पे और ओह, ग्राफिक टीज ठीक है। जैसे चलती हैं कमर्शियली, वो स्क्रीन प्रिंट भी प्रिंट मेकिंग का ही वो है। और वैसे प्रिंट मेकिंग की ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं वो 10-11 तो मुझे याद हैं, जो मैंने गो थ्रू की हुई हैं, जिन पे मैं एक दफ़ा गो थ्रू की, हाँ, मतलब 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा, और प्रैक्टिस रही है मेरी जिन पे। वो वुड कट है, लाइनो कट है, लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी अभी मतलब थोड़ा सा बहुत वो हो चुका है पाकिस्तान में, या कह लो एनसीए में थोड़ा सा अभी उस तरह से नहीं उस पर काम हो रहा, लेकिन ये है कि बाकी एचिंग्स एंड टैगलियो है, उसमें मेजोटेंट आ जाता है, एक्वाटेंट आ जाता है, ये सारी जो हैं प्रिंट मेकिंग की ही टेक्निक्स हैं। और ड्राई पॉइंट हो गया। अब बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे आप नोट करेंसी नोट्स जैसे बनते हैं कि उन पे प्लेट बनती है, यस, और उसके बाद प्रिंटिंग होती है, यस। तो वैसे ही आर्ट वर्क भी हम बनाते हैं, तो प्लेट पे बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको इंकिंग वाइपिंग करके पेपर पे प्रिंट करते हैं, तो वो मिरर इमेज आती है। हाँ, वो देखा जाए तो हिस्टोरिकली भी ये प्रिंट मेकिंग आई थिंक गोज बैक टू वो जो स्टैम्प्स होते थे, वो भी Yes, काइंड yes, ऑफ प्रिंट मेकिंग है ना, यस, जो स्टैम्पिंग जो है वो भी प्रिंट मेकिंग का ही वो है। प्रिंट मेकिंग में ही आती है। Yes. ठीक हो गया। अच्छा, मेरा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी था कि टेक्निकल जो करिकुलम है बहुत अपग्रेडेड होता है, पर हमारी यूनिवर्सिटी अपग्रेड नहीं करती टाइम पे टू मेक श्योर कि स्टूडेंट अप टू पेस है व्हेन दे गो आउट टू मार्केट। इसमें भी इसी तरह का कोई सीन है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट मेकिंग में एआई, फॉर एग्जांपल एआई का इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया या खुद ब खुद ही, आई डोंट थिंक सो दिया होगा। तुम्हारे क्रिएटिव प्रोसेस में तुम्हें अभी तक एआई या इंटरनेट या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में यूज़ किया उसका, और उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है तो इस सारे क्रिएटिव प्रोसेस में या जल्दी प्रोटोटाइपिंग करने में? अच्छा, एआई एसएच हमारा मतलब अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बात करें तो हम अक्सर यूज़ करते थे एआई, लेकिन वो डिटेक्ट होता था और उसकी हाँ। डिडक्शन होती थी, मार्क्स डिडक्शन होती थी, अच्छा, तो एआई को प्रेफर नहीं किया जाता। यानी कि एक हिसाब से या- बैन है यस NCM। यस, बैन नहीं कह सकते, अब उसको यूज़ करने के तरीके हैं। हम्म, आप डिटो छाप दोगे तो फिर तो बैन Yeah, होगा ही होगा, obviously. किसी भी फील्ड में चला जाए। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि एआई को जिस तरह यूज़ करना चाहिए उसी तरह यूज़ करें तो it's अच्छा, good. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं क्रिएटिव प्रोसेस एमिनेम का बताऊँ, वो लिखता रहता था अपनी लिरिक्स डिफरेंट जब भी आई डालनी, और देन कम अप विद अ होल सॉन्ग। तुम्हारा भी इसी तरह कि जाते जाते ये मोमेंट पिक किया, ये मोमेंट किया, पिक किया, पिक्चर ले ली? या बेसिकली ना मेरा जो काम है वो सारा फोटोग्राफी बेस्ड और स्पेसेस से रिलेटेड है। तो मेरा यही होता था कि मतलब मेरा जो थीसिस था ना, वो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे, मतलब फंसा हुआ था, कह लें मैंने 7 सेमेस्टर में एक पूरा मतलब 18-20 कामों का एक मजमुआ तैयार किया था, और वो सब मैंने मतलब साइड पे रख दिया था थीसिस के लिए? जब मैं थीसिस, मतलब वो एक थीसिस की ही वो प्रोडक्शन चल रही थी, लेकिन वो मेरा आइडिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। क्योंकि मैं फंसा हुआ था और इसमें आगे विजुअल मेरे से क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, और मतलब मैं विजुअली स्टक हो गया था, क्रिएटिव ब्लॉक लग गया था। तो उसके बाद छुट्टियां हो गई, खैर वो सेमेस्टर तो गुजर ही गया, और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा से काम बनाने की तरफ आया तो मैंने नोट किया कि थ्रू आउट 4 ईयर्स और 5 ईयर्स मैं ना एक किस्म की तस्वीरें लाजमी लेता हूँ, मतलब किसी भी स्पेस में चला जाऊँ या कहीं भी कुछ भी जो मुझे क्लिक करे
तो मैं वो पिक्चर्स ले रहा था। कॉमनैलिटी थी कोई? यस यस यस, मेरी वो जो फोटोग्राफी थी ना उसमें चीज़ें कुछ कंपोनेंट्स थे जो वो कॉमन थे। तो मैंने वहाँ से देखा कि मेरा इंटरेस्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली स्पेसेस और बिल्डिंग्स की तरफ है। तो वहाँ से मैं क्लिक हुआ और उसके बाद फिर मैंने वुड कट चूज़ किया था। मेरा जो थीसिस था, थीसिस डिस्प्ले है, उसमें मैंने वुड कट प्रिंट्स किए थे। और अभी मेरी नीश कह लो या क्रिएटिव स्टाइल कह लो, आर्ट वर्क बनाने का स्टाइल कह लो या एक टेक्निक कह लो, वो मैंने वुड कट चूज़ की थी थीसिस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब तुम प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो ऑब्वियसली। हमारे दौर में, क्या मेरे भी दौर में, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी मेरे सीनियर ने हेल्प आउट किया हो या मेरी फैकल्टी ने हेल्प आउट किया। माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये प्रिंट मेकिंग, एक तो पाकिस्तान में इसकी क्या मार्केट है या इसके आगे एवेन्यूज़ क्या हैं जो तुमने देखा या डिसाइड किया? ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन होगा ना कि नेक्स्ट इसको मैं किस तरह लेके चलूँगा। सेकेंडली, अगर किसी ने हेल्प आउट किया तुम्हें इसमें अभी तक प्रोफेशनली रादर दैन सीनियर्स या जो भी है? सबसे पहली तो बात ये कि दौड़ अपनी अपनी होती है हर फील्ड में। तो इस फील्ड में भी दौड़ अपनी अपनी है। जो काम बनाता रहेगा वो सामने आता रहेगा। और आपने देखा होगा कि 40 हमारा बैच जो था ना, वो इस दफ़ा रिसेंट जो ग्रेजुएट हुए हैं सारे लोग, उसमें कोई 54-55 लोग थे। ठीक है, इसी तरह पहले भी 50, 60, 40, 30 की कुछ तो बैच होते हैं। तो अब नज़र 3-4 लोग आते हैं। यस। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, इसमें ये नहीं होता इसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं। बेसिकली एग्जीबिशंस होती हैं, हाँ एग्जीबिशंस होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं आपके काम करने के। तो मेरा ख्याल है कि जो काम करते रहते हैं वही सिर्फ सामने आते हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं एनसीए से, लेकिन वो अपनी नीशेस बदल लेते हैं। कुछ जॉब के कमाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको नीश चेंज करनी पड़ती है। कितने परसेंट अपने वही फील्ड के साथ ट्रू रहते हैं, लाइक क्रिएटिव प्रोसेस? आई डोंट थिंक ईजी है अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बेचना जो है। मुझे लगता है कि ना इसको सरवाइव करने के लिए ना कोई 3 से 4 साल चाहिए होंगे आपको कि आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सको, आपका नाम बन सके। 3-4 लोगों को ज़्यादा भी लग जाते हैं। वो लक की बात है कि किसका लक क्लियर हो गया, मतलब लक लग गया और ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा खैर, तो बात यही है कि आपने काम करना है और उसको सपोर्ट करने के लिए आप ऑब्वियसली कुछ और काम भी करते हो। तो मेरे लिए मतलब अभी तक जो 1-1.5 महीना गुजरा है, मेरे लिए एक यही सोचने की वो है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि या सोच रहा था, अब मैं उस फैसले पे आ गया हूँ कि मैं काम करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने एक डिग्री की है और काम सीखा है या आपको आता है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। चाहे ना उस तरह से मतलब प्रॉपर सिर्फ मतलब सारी बॉल एक ही बाउल में ना डालें। हाँ। काम और भी करें, लेकिन ये भी काम करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुताहिर भाई, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा थोड़ा बहुत आर्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आर्ट के साथ लिंक है, आप देख भी सकते हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, दे टेक ड्रग्स टू गेट एन इंस्पायरेशन। और मैंने भी पर्सनली देखा है, लाइक बता भी रहा था, डिस्कशन वैसे भी हो रही थी कि इट चेंजेस, बहुत डिफरेंट केमिकल हैं जो भी है, जो आपको माइंड में परसेप्शन में चेंज कर, जो कि एक नए सोच डालते हैं एक बंदे के अंदर, देन ही कम्स आउट विद अ न्यू पीस या जो भी। क्योंकि आपने मेंशन किया था ना कि एक आर्ट पीस डायलॉग है बिटवीन द पर्सन हु हैज़ डन और वही इंस्पायर करता है। तो इसकी कितनी सच्चाई है अगर तुमने जो 4 साल गुजारे? मुझे ऐसा लगता है कि एक सोबर आर्टिस्ट भी एक जो काम बनाता है, वो मतलब वो भी एक काम ही है और वो भी एक डायलॉग बना रहा है। एक नशेड़ी आर्टिस्ट भी बना रहा है। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि नशे का कोई खास नहीं, क्योंकि जनरल परसेप्शन भी है ना कि आर्टिस्ट होते हैं बहुत से नशेई होते हैं। इवन कि हमारी सोसाइटीज़ में कंजर भी कहा जाता है इनको, बहुत गिरी हुई नज़रों से भी देखा जाता है ड्यू टू दीज रीजंस कि यार ये इसी तरह के काम करते होंगे, बेहया इस तरह उस तरह। तो क्या ये चीज़ जो है जो जनरल पब्लिक में फैली हुई, इसमें कोई सच्चाई भी है कि नहीं? मुझे लगता है कि आर्ट्स कम्युनिटी या आर्टिस्ट बदनाम है। बेहयाई और सब कुछ जो आप बता रहे हैं, वो मेरा ख्याल है बाकी फील्ड्स में भी उसी तरह है। ये तो मतलब एक गंदी मछली जो होती है वो तो होती ही है हर जगह। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब सारे आर्टिस्ट नशेई पागल क्रैक होते हैं, लेकिन मगर होते हैं, होते जनूनी होते हैं, जनूनी कह सकते हैं, जनूनी कह सकते हैं हमको। नहीं, मेरे ख्याल में आई थिंक आर्टिस्ट आर द ओनली वन जो कि विदाउट एनी कंस्ट्रेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर आर्ट वर्क। क्योंकि अगर कोई टेक्निकल बंदा है या कोई एक शायर भी जैसे अपनी आर्टिस्ट
जो बड़े मशहूर भी हैं, जॉन एलिया जॉन एलिया एलिया की तो बात हो, करना। जो कि टक्कर देते हैं, वो आर्टिस्ट ही हैं जो टक्कर देते हैं सोसाइटी नॉर्म को। यस यस और ठीक कहीं है, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आर्टिस्ट नशा करके बहादुर हो जाता है और हर किसी के इसमें बारे भी में कोई ना कोई perfect- सच्चाई है जो कि मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने नहीं आज तक जो वेस्टर्न और इवन के पाकिस्तानी भी हर कोई जो है ना, क्योंकि एक डिफरेंट सोचना आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली हर चीज़ को सम अप करना बहुत ज़रूरी है। और आई डोंट थिंक के सेम माइंडसेट के साथ लोग मेरा ख्याल है कि ना आर्टिस्ट आते ही तभी मतलब आर्टिस्ट एक इंसान तभी बनता है जब आप हर नॉर्मल पर्सन से अलहदा होकर सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। यस यस तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि नशे की ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन है? मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट इन योर कैंपस जो तुम आइकॉनिक तो नहीं कहेंगे, फेवरेट स्पॉट कह सकते हैं। हाँ। मेरी फेवरेट स्पॉट ऑडिटोरियम की लेफ्ट साइड वाला विंग, ऑडी विंग कहते हैं उसको। तो मेरी फेवरेट स्पॉट वही है, यहाँ मेरा ज़्यादा टाइम उधर गुजरा है। ठीक हो गया। और अपने आइडियाज़ के लिए फॉर एग्जांपल कैनवस पेपर और वट एवर आई कैन फाइंड, तुम्हारी नोट टेकिंग या उसमें भी कोई प्रेफरेंस होती है कि जस्ट गो विद द फ्लो आई गेस। और जब आप एक स्पेसिफिक काम बनाने के लिए प्लान करते हो तो फिर आप मीडियम भी सिलेक्ट करते हो, और वैसे रैंडम ड्राइंग्स करने के लिए तो कुछ भी है, और कुछ भी कैनवस है। डू यू प्रेफर विंटर्स और समर्स? इन एनसीए एनसी और वैसे भी आई प्रेफर विंटर्स आई गेस। हाँ, या विंटर्स बहुत मज़े की चीज़ होती है बट डिप्रेसिंग भी होती है उसी तरह। अब while you are working, podcast, music और total silence? समटाइम्स इट्स म्यूजिक और समटाइम्स इट्स साइलेंस। मैसी डेस्क और एवरीथिंग इन प्लेस, लाइक ADHD है तुम्हें कि हर चीज़ इन प्लेस होनी चाहिए कि मैसी है तुम्हारा साथ? आई थिंक इट्स स्टेट ऑफ माइंड। कभी तो भाई बस काम जो चल रहा है और आप फ्लो में काम कर रहे हो तो फिर तो साइडों पे कुछ भी है आप काम कर रहे हो। लेकिन जब आप वैसे ही क्रिएटिव ब्लॉक में होते हो तो फिर आप चीज़ें कहते हो यार मैं सारी सीक्वेंस के साथ रखूं। तो मेरा ख्याल है कि वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या। कॉन्सेप्ट फर्स्ट और एस्थेटिक्स फर्स्ट? कॉन्सेप्ट और एस्थेटिक, मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट और विजुअल आप बात करें तो वो मेरा तो फिर किस कॉन्सेप्ट है फर्स्ट? मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं, पैरेलल चल रही हैं। या ये चीज़ें पैरेलल हैं। ठीक हो गया। इफ़ यू weren't like a fine arts graduate, if you were not a fine arts graduate, या what would you be? फिल्म मेकर, फिल्म मेकिंग, VCD वही? फिल्म मेकिंग, अच्छा, फिल्म film- एंड टीवी, FT। और इज़ आर्ट अ हॉबी, जॉब और लाइफस्टाइल? art is a lifestyle and yeah, art is not a job I guess। art जो है वो एक creative thinking है, creative process है आपका, और आप किसी भी टाइम पे आर्ट कर सकते हो। it can be a hobby। और 5 साल NCA के अगर डिफाइन करने हो 4 साल 4 साल Yeah. अगर डिफाइन करने हो तुमने विद इन लेट्स से 1 सेंटेंस? ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, जो मेरा ख्याल है हर यूनिवर्सिटी, मतलब जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आपका पहला कदम होता है यूनिवर्सिटी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर बंदे के लिए, हर बंदे की फील्ड के हिसाब से। तो मुझे ऐसे लगता है कि NCA अगर मैं ना होता, मतलब अगर मैं NCA ना जाता तो शायद मैं ऐसा ना होता, बिल्कुल भी ऐसा ना होता। और कोई इफ़ एनीथिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन द NCA सिस्टम? रैगिंग वापस लेके आऊँगा। ख़त्म कर दिया इन्होंने? यस, रैगिंग आहिस्ता आहिस्ता जड़ से निकाल रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा था ना कि यूनिवर्सिटी हो गई है। हाँ। यस, तो ये एक नहीं, वो तो एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ना क्रिएटिव थिंकिंग बहुत कम है। क्योंकि पहले हम रैगिंग के रैगिंग एक होती थी, मतलब एक क्रिएटिव प्रोसेस होता था रैगिंग भी, कि आपने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है और उस पे अब आप मतलब हमारी रैगिंग होती थी, एक सिनेरियो बन गया है, सीनियर ने एक सिनेरियो दिया है, अब उसके मुताबिक एक स्टोरी बनानी है, बिल्ड करनी है। इट कैन बी अ विजुअल स्टोरी कि आप थिएटर कर रहे हो। अब मेरे ख्याल में पर्सनली आई थिंक कि वो बॉन्डिंग जो होती है ना आपकी सीनियर्स के साथ, वो उस रैगिंग के दौरान ही होती है। यस, अब तो वो कल्चर ही नहीं रह गया हुआ, और आने वाले बैचेस जो भी हैं वो उस तरह से बॉन्डेज ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है आपका सीनियर्स के साथ। पहले तो मतलब अभी अगर जिनसे मैं मिला हुआ हूँ और जिनके साथ मतलब मैंने रैगिंग जिन्होंने मेरी की हुई है, तो मैं उनके साथ मतलब वो मुझे याद है। तो ये सिनेरियो। अच्छा 5 साल बाद के मुताहिर के लिए एक मैसेज? 5 साल बाद के लिए मुताहिर के लिए, हाँ, 5 साल बाद के, जब 5 साल अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज छोड़ दो ना, टू लुक बैक टू। काम करते रहो, लगे रहो बस। यस,
हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर थीसिस? मेरा काम बेसिकली स्पेसेस के ऊपर था। मैंने आपको बताया कि मैं एक चीज़ कॉमन कर रहा था कि मैं फ़ोटोग्राफी एक ही तरह के कंपोनेंट्स की कर रहा था। तो वही मतलब स्पेसेस से ही आगे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया और अभी मेरा जो रीसेंट थीसिस था वो वुडकट में था, प्रिंट मेकिंग में, और वो सब स्पेसेस के ऊपर था, कैसे स्पेसेस अपना कैरेक्टर्स बदलती हैं डिफरेंट टाइम जोन्स में, या और सुबह और शाम लाइक सुबह और शाम में, क्राउडेड और सॉलिट्यूड में। Yes. और मेरी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन थी वो सॉलिट्यूड में थी, जब उन स्पेसेस में कोई भी नहीं होता था मेरे अलावा, मैं हूँ और वो स्पेस है, तो तब वो क्या करेक्टर प्ले करती है। और आई हैव शोन थ्रू माय कलर पैलेट एंड दिस के मतलब जो स्पेसेस अपना करेक्टर बदलती हैं और इस तरह से। सॉलिट्यूड तुम प्रेफर करते हो कि गैदरिंग प्रेफर करते हो? आई प्रेफर सॉलिट्यूड व्हाइल मेकिंग वर्क एंड थिंकिंग अबाउट इट। और अब तुम्हारे पास कोई आए, लेट से कोई स्टूडेंट आता है टू गेट अ गाइडेंस के जी एनसीए में जाना है मैंने इस तरह, तो उसको तुम किस तरह गाइड करोगे? लेट से क्योंकि तुम भी एक स्टेज पे थे ना, तुम्हें आइडिया नहीं था एनसीए का, तो क्या कोई चेंज आया कि वही परसेप्शन दोगे जो बेसिक जो टेस्ट है ना, वो आपका ड्राइंग टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है। ये तीनों की इक्वली वेटेज होती है। तो मैं यही कहूँगा, ड्राइंग तो आनी चाहिए, बेसिक चीज़ है एनसीए का टेस्ट देने के लिए। और क्रिएटिव थिंकिंग आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें काफ़ी पता चलती है। और ये बस ये तीनों का मजमूआ है जो ये जूरी और जो सिलेक्शन के लिए लोग होते हैं, एचओडीज़ होते हैं, हर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल होते हैं, तो वो क्राइटेरिया अभी तक मतलब मुझे ऐसे नहीं समझ आया कि यार Like क्या track नहीं कर ड्राइंग पाए। की बेस पे ही सारा हुआ हुआ है या एप्टीट्यूड, हर चीज़ की अपनी एक बोल। अच्छा, ये एनसीए में डाइवर्सिटी जो है फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, वो कितना इफेक्ट करती है इस पूरे कैंपस कल्चर में और वैसे भी? मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी जो है ना वो कैंपस कल्चर को बनाती है। और हर बंदा हर डिफरेंट इलाके से आया हुआ है और हर इलाके की कोई ना कोई चीज़ तो वो उसके पास है ना, जो उस डाइवर्सिटी को मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हर इलाके से लोग हैं और हर कल्चर है एनसीए में। जीबी हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, हर सूबे से मतलब लोग हैं। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ मुझे बड़ी देखने में आई कि मतलब मैंने इस चीज़ को बड़ा फील किया कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो पहाड़ी म्यूज़िक, अतन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वो चलती हैं और वो उस चीज़ को बड़ा ऑन करते हैं। या कह लो कि हॉस्टल है ना, हॉस्टल में तो सारे बाहर के हैं और मोस्टली ज़्यादा लोग पहाड़ी हैं और वो कम्युनिटी जो है एनसीए में वो स्ट्रांग है, वो उस चीज़ को ऑन करते हैं। पंजाबी उस तरह से मतलब पंजाबी नहीं स्ट्रॉन्ग है? पंजाबी स्ट्रांग हैं क्योंकि उनके इलाके में है एनसीए, लेकिन देखा जाए तो वो मतलब सपोर्ट कह लें या मतलब हॉस्टलाइट जो होते हैं, और वो एक आपको पता है हर यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टलाइट वाला जो सीन है वो एक डिफरेंट है। हॉस्टल्स में रहने वाले लोग अपने आप को कुछ और अच्छा, ये तो पेंटिंग पीछे तुम्हारी लगी हुई है, इसको एक्सप्लेन करो फॉर द यार इट वाज लाइनो कट रिडक्शन, और ये मैंने 3rd ईयर की असाइनमेंट की थी और इट वाज अबाउट नफ्स। मुताहिर भाई बहुत शुक्रिया आने का, टाइम निकालने का। इंशाल्लाह फिर डिस्कशन होगी आप पे क्रिएटिव माइंड के साथ। आप 1-2 साल प्रोफेशनल लाइफ गुजारो ना, प्रोफेशनल तक के खाओ, क्योंकि आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ जो है ना आपके बहुत पर्सपेक्टिव चेंज करती है। एग्जैक्टली, आप मार्केट में जाते हो और आपको पता चलता है सिनेरियो ही बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी और और हलवा होती है। यस, और प्लस इस टाइम जो दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं, जंगें चली गई हैं, हर वो भी जगह ऑब्वियसली conflict इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके नज़र आएगा। थैंक यू फॉर कमिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, और डिसलाइक भी करें अगर आपको डिसलाइक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।